जय हिंद दोस्तों। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रभात पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सीट नंबर 10 का डिस्कशन आज हम लोग आपके साथ करेंगे। इससे पहले हमने आपके साथ सीट नंबर 1 से लेकर के 9 का डिस्कशन अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये जो सीट नंबर 10 है इसका पीडीएफ भी मैंने कल टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे बना लिया होगा। प्रभात पब्लिकेशन की जो पुस्तक है इसे बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह सर ने लिखा है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं या सीडीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं देन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और उसका डैश विषय था। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में 1928 में तैयार किया गया था। बेसिकली भारत के जो उस समय के भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड, इन्होंने चुनौती दी थी और उस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया था और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति बनाया गया था और इस समिति ने 19 मई 1928 को अपना रिपोर्ट दिया था। तो बेसिकली इसके अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू और ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित था। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैथरीन मेयो, एल्डर हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? ये क्वेश्चन 56 से 59 बीपीएससी में पूछा है और कई सारे क्वेश्चन आपको इस सेट में मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर से में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन ये बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पे टिप्पणियां लिखी थी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? तो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे हकीम अजमल खां। उसी समय में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की या पूर्ण स्वतंत्रता की पहली बार मांग उठाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब पारित हुए थे? तो ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी 56 से 59 बीपीएससी में पूछा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर आप देखेंगे तो वो लिटन के समय में पारित हुआ था और वो लिटन का जो समय था 1878 था। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था लिटन के समय में। तो अगर 1878 आपको याद है तो ये आंसर आपको निकल जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1835, 1867, 1878 और 1908 में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पे किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये अधिकार बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1885 में। ऑप्शन ए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो किया गया था बलवंत राय मेहता 1957 में और त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश इन्होंने किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका मतलब ये हुआ कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है और विधि के समक्ष समानता की बात करता है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल का भंडार देखेंगे वो असम के डिगबोई में है। भारत में येरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? ये नदी अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। येरलुंग जांगबो नदी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्रा।
भारत में कौन दो राज्य सबसे बड़े लो आय से संपन्न राज्य हैं? तो लो आय के दो संपन्न जो राज्य हैं वो हैं उड़ीसा और कर्नाटका, ऑप्शन डी। भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र कितना है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया। 60% से कम जो कृषि भूमि है वो बेसिकली बिहार में ही है, आंसर डी होगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना बेसिकली कृष्णा नदी पे अवस्थित है, ऑप्शन डी। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसने खोजा था? कॉपरनिकस ने, ऑप्शन डी। पेनाइल यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली भारत में है। ये किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो अरावली को सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, ऑप्शन बी। कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है लंदन, ऑप्शन सी। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है यूएसए, ऑप्शन सी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी अवस्थित है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में अवस्थित है, ऑप्शन सी। ओके, मैच करने के लिए दिया हुआ है शहर और नदी का नाम। पेरिस सीन नदी पे है और वाशिंगटन पोटोमैक नदी पे है। तो बी का 1 होगा और डी का 2 होगा। बी का 1 और डी का 2 आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन सी होगा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे बड़ी तटीय रेखा क्वेश्चन नंबर 22 का वो है कनाडा का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है? यानी जनजातीय समुदाय यहां पे नहीं पाया जाता। यह है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? सबसे सूखा स्थल कौन सा है? यह है लेह, ऑप्शन सी। लेह को सबसे सूखा स्थल कहा जाता है। भारत में मध्य अर्ध शतक यानी मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? महानोबिस प्लान मॉडल बेसिकली जो है इसका मॉडल था कि भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी साधन हो। तो भारी उद्योग की स्थापना बेसिकली इस मॉडल का उद्देश्य था। अगेन मैच करने के लिए दिया हुआ 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शुरुआत हुई थी। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की शुरुआत हुई और 1982 में एक्जिम की स्थापना हुई। यानी 2 का 2 होगा और सी का 1 होगा। 2 का 2 और सी का 1 आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। शिशु मृत्यु दर क्या है? कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट इस तरह से दिया हुआ है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि 1000 जीवित बच्चे में
पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, मतलब 1000 जीवित बच्चा है, उसमें जो उसका पहला जन्म दिवस होगा, यानी पहले जो 1 वर्ष कंप्लीट होगा, तो 1 वर्ष कंप्लीट होने से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं उनकी संख्या का अनुपात को ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। RN मल्होत्रा समिति संबंधित है, RN मल्होत्रा संबंधित बीमा क्षेत्र से, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। अगेन मैच करने के लिए दिया हुआ ट्राइसेम, ट्राइसेम बेसिकली रोजगार से संबंधित है। ओपन जनरल लाइसेंस बेसिकली विदेशी व्यापार से संबंधित है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से संबंधित है, और कैश रिजर्व रेशियो ऋण नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो सरकारी व्यय को जो नियंत्रित करने का प्राधिकारी होता है वो होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है वित्त मंत्रालय। आपको कंफ्यूजन होगा वित्त आयोग से, तो वित्त आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देती है, वित्त आयोग नियंत्रण नहीं करती है। वित्त आयोग सरकार को रिकमेंडेशन देती है, नियंत्रण नहीं करती है। तो नियंत्रण कौन करेगा? वित्त मंत्रालय ही करेगा। भारत में घाटे के बजट को पूरा करने के लिए तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया था। ट्रेजरी बिल प्रणाली जो बजट घाटे को पूरा करता था उसको समाप्त किया गया था 31 मार्च 1997। ऑप्शन डी। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सर्विस टैक्स जो हम लोग देते हैं वो कब प्रारंभ किया गया था? ये प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। ऑप्शन ए 1994-95 में। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। तो ये जो मुद्रा कहलाती है ये कहलाती है हॉट मनी कहलाती है। ऑप्शन ए सही होगा, गर्म मुद्रा या हॉट मनी अंग्रेजी में से कहा जाता है। रुपए की परिवर्तनीयता कन्वर्टिबिलिटी का तात्पर्य क्या है? तो रुपए की कन्वर्टिबिलिटी का तात्पर्य क्या है? रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी में से परिवर्तन की अनुमति है। ऑप्शन बी। कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि रुपए कितनी आसानी से डॉलर में कन्वर्ट हो जाए, कितनी आसानी से यूरो में कन्वर्ट हो जाए, या अन्य करेंसी में कितनी आसानी से कन्वर्ट हो जाए, उसी को कन्वर्टिबिलिटी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में क्या शामिल नहीं है? चावल भी शामिल है, दाल भी शामिल है, गेहूं भी शामिल है, लेकिन शामिल क्या नहीं है? तिलहन शामिल नहीं है। व्यापार सुगमता सूचकांक जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है, वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है CRR-SLR को कम करना, यह भी शामिल है। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ये भी शामिल है। ब्याज दर का नियंत्रण या ब्याज दर का रेगुलेशन, ये भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जरी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र है? जरी शिल्प कहाँ पाया जाता है? तो जरी शिल्प बेसिकली अगर आप देखेंगे जयपुर के क्षेत्र में ये पाया जाता है। ऑप्शन डी। ब्याज भुगतान एक आइटम है। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसका आंसर सोच लीजिए। तो ब्याज भुगतान आइटम है राजस्व व्यय का। ऑप्शन ए। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, ये बेसिकली है हेलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो है सोडियम। ऑप्शन ए। इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। कॉस्मिक किरणें हैं,
कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, ऑप्शन ए। 1945 में नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में कौन सा विस्फोटक प्रयोग हुआ था? तो देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे उसे लिटिल बॉय कहा जाता है, और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसे फैटमैन कहा जाता है। हिरोशिमा में यूरेनियम का प्रयोग हुआ था और नागासाकी में प्लूटोनियम का प्रयोग हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लूटोनियम। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन से तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिक में मिलने वाला तत्व कार्बन होता है, इसलिए कार्बन के नाम से ही कार्बनिक यौगिक होता है। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड और कॉलरा दोनों ही संक्रामक रोग का विशिष्ट उदाहरण है, ऑप्शन ए। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा जमा होती है, ऑप्शन डी। लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया। लौंग पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज किया था लीवेनहुक ने, ऑप्शन डी। पादप कली क्या है? तो पादप कली बेसिकली एक भ्रूणीय टहनी है, ऑप्शन ए। डीएनए को अंतःपात्र में किसने बनाया? तो डीएनए को अंतःपात्र में आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया था। कॉर्नबर्ग ने इसे बनाया था। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जिसकी सीमा की आवृत्ति है। तो माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंग की सीमा की आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, ऑप्शन ए। कीट संवर्धन क्या है? कीटों का संवर्धन होता है मतलब कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कीट की आवश्यकता होती है, जैसे रेशम में भी हमें कीट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे कीट संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है, तो यह है माइक्रोप्लाज्मा, जो स्वयं विकास करने में और प्रजनन करने में सक्षम है। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने यह किया था, और यह किया था दक्षिण अफ्रीका में। ओंकोजन संबंधित है। ओंकोजन जो है बेसिकली कर्क रोग है, ऑप्शन सी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क मतलब हो गया किडनी। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी, ऑप्शन बी। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य बिहार से चुने जाते हैं, ऑप्शन डी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो ये चारों ऑप्शन देखेंगे। बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है वो है छठ पूजा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय शिल्प वस्तुओं का आयातक है? तो हमसे शिल्प का
इंपोर्ट करता है ये देश यूएसए भी है, यूके भी है, यूएई भी है, जर्मनी भी है। सभी देश हमसे शिल्प उत्पाद का आयात करता है। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? जेपी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते थे। निम्नलिखित झीलों में कौन से बिहार में अवस्थित है? बिहार में ये झील अवस्थित है, ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है और इसे रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। यह है अनुपम झील, नहीं सॉरी अनुपम झील नहीं है, कांवड़ झील जो है उसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। यद्यपि इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुपम झील, ये बिहार में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन से शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो अवस्थित है वो है कटिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इसकी शुरुआत जो किया गया था वो 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। और 11 अक्टूबर क्यों चूज किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है, इसलिए इस दिन को चूज किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ किया गया था? काफी ओल्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर 10 अक्टूबर 2014 है। इस तरह का क्वेश्चन इस सेट में नहीं दिया जाना चाहिए, ये 2014 का क्वेश्चन नहीं पूछेगा अभी। बहरहाल अन्य क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? तो यूरोपीय देश में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला यूरोपीय देश था स्वीडन, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली ह्यूमन राइट की बात करता है, मानव अधिकार की बात करता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलकूद में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत की लुप्त प्राय शिल्प कलाएं कौन सी हैं? लुप्त प्राय शिल्प कलाएं हैं वो है सांझी शिल्प कला, गंजिफा कार्ड, रोशन पेंटिंग, लकड़ी के खिलौने। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय शिल्प विकास कार्यक्रम के घटक हैं? राष्ट्रीय शिल्प विकास कार्यक्रम के घटक जो है इसका भी आंसर एक से अधिक है। अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना भी है, मेगा क्लस्टर भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है और विपणन यानी मार्केटिंग में सहायता भी होता है। तो सभी इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत निर्माण का अंग नहीं है, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया। भारत निर्माण का अंग इसमें जो है वो है सी, ये अंग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का अंग नहीं था, आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में आया था, तो एक का सी होगा। समुद्री मत्स्य नीति ये 2004 में आया था। नवीन विदेश व्यापार नीति 2014 में आया था। तो इसको जब मैच करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुर्नों को पराजित किया था, वो स्कंदगुप्त थे, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय में देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जिस समय में देवगिरी पे आक्रमण किया था उस समय वहां का राजा था रामचंद्र देव, ऑप्शन बी। अजातशत्रु किसके वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु हर्यक वंश से थे, ऑप्शन बी।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? दारुल सफा बेसिकली एक खैराती अस्पताल है, ऑप्शन बी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के स्टेटमेंट है, काफी फेमस कोटेशन है। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? कंफ्यूज मत कीजिएगा। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी है राजगीर या गिरिव्रज। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ये क्वेश्चन सीक्वेंस याद रख लीजिएगा। तीर्थ यात्रा कर शुरुआत किसने किया, समाप्त किसने किया? तो अकबर ने। इस जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और उसके बाद फिर औरंगजेब ने इसे शुरू कर दिया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में हुई थी, 15 अगस्त 1906 को। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाया गया था? तीनों ही बौद्ध समाज, इनफैक्ट चारों ही बौद्ध सभा का लोकेशन देख लीजिएगा, उसका अध्यक्ष देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो तीसरी बौद्ध सभा जो हुई थी ये बेसिकली पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था और ये अशोक के समय में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ किया था और जमींदारों को पावर दिया था कि वो टैक्स वसूले। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र किस स्थान पे किया था? धर्म चक्र परिवर्तन यानी बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुआ था कुशीनगर में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इजी क्वेश्चन है। 1920 में शुरू हुआ था। और कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी। प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का फेमस बंदरगाह जो था वो लोथल था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कौन थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है और पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है? तो रुद्रदामन वन के विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन जो बेसिकली है वो है जूनागढ़ अभिलेख में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से बी डी सावरकर संबंधित है, ऑप्शन ए।
करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? इजी क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से करो या मरो का संबंध है। निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछा हुआ। तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह तीनों ही सौरमंडल का पार्ट है, लेकिन निहारिका सौरमंडल का पार्ट नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 28वां अधिवेशन हुआ था 1912 में और यह हुआ था बांकीपुर में। टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? टकला मकान मरुस्थल है चीन में। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद उपजी परिस्थिति में हुआ था और यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? तो टिस्को संयंत्र को आप देखेंगे तो ये बेसिकली धनबाद के नजदीक है या धनबाद में है। फोल्डिंग किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो होती है बेसिकली पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ऑप्शन सी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है बेसिकली मैडम एच.वी. ब्लातावस्की और कर्नल ओलांट ने मिलकर किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः क्या शामिल है? ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धतम जो है वो शामिल है कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट IQAir के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक के द्वारा लिखा गया? तो तिलक ने कई किताब लिखी हैं। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन किताब लिखी है और गीता रहस्य भी तिलक ने लिखा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाबा अल मांडे। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो एक ही अक्षांश पर अवस्थित है परंतु इसकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर और शिमला की ऊंचाई में भिन्नता है, इसी कारण इसकी जलवायु में भी भिन्नता है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पे अवस्थित है? 90 ईस्ट रिज ये हिंद महासागर में ही अवस्थित है, ऑप्शन बी। कौन से कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय मार्शल कोर्ट को छोड़ के अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय मार्शल कोर्ट के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में सी और डी में नॉर्मली कंफ्यूजन है, तो सी भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय मार्शल कोर्ट को छोड़ अन्य किसी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। नॉर्मली मार्शल कोर्ट जो है उसकी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होती है, उसकी कार्रवाई के खिलाफ अगेंस्ट पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं होता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति भी पूछता है और जनजाति भी पूछता है। अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है एमपी में और अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है यूपी में। 10 मैथ के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 देख लीजिए आप लोग। 123 इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 105। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1134 घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 125 इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 126
इसका आंसर ऑप्शन सी 20,000 रुपये। 127, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा 30 मीटर प्रति सेकेंड। 128, इसका आंसर ऑप्शन सी 4:5, 4/5। 129, इसका आंसर बुधवार होगा, ऑप्शन बी। 130, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 131, 131, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 900। 132, 132, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 6,750। अब करंट का कुछ क्वेश्चन है। क्वाड देशों की नौसेना का मालाबार सैनिक अभ्यास गुआम तट पे हुआ था, और ये गुआम तट कहाँ पे अवस्थित है? तो गुआम तट बेसिकली पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हैती स्थित है। हैती हाल फिलहाल में लगातार चर्चा में था क्योंकि हैती के राष्ट्रपति को मार दिया गया था, तो हैती चर्चा में था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कैरेबियन सागर में अवस्थित है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? तो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क बेसिकली राजस्थान में है। क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया? क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव बेसिकली भारत और यूके के द्वारा शुरू किया गया है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू किया गया है। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पे नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पे जो रिपोर्ट जारी किया गया वो NSO के द्वारा किया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। शांता कुमार समिति किससे संबंधित है? शांता कुमार समिति बेसिकली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रिफॉर्म्स की बात करता है, आंसर ऑप्शन ए होगा। वैश्विक मिथेन प्रतिज्ञा ग्लोबल मिथेन प्लेज किसका लक्ष्य है? इस दशक के अंत तक मिथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करना। तो ग्लोबल मिथेन प्लेज जो है इसका उद्देश्य है कि इस दशक के लास्ट तक वैश्विक मिथेन में 1/3 की कमी करना, और ये बेसिकली USA और यूरोपीय संघ का एक मिशन है या इसकी प्रतिज्ञा है। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था? तो ये उठाया गया था 1781 का संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 229A 239A संबंधित है। आर्टिकल 239A अगर आप देखेंगे तो ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिका निर्माण की शक्ति से, ऑप्शन सी। अवैध शराब व्यापार पे अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन रेड रोज किस राज्य ने शुरू किया? ऑपरेशन रेड रोज जिसका संबंध था कि अवैध शराब व्यापार पे अंकुश लगाया जाए, ये बेसिकली शुरू किया था पंजाब सरकार ने। शिशु किशोर तथा तरुण किससे संबंधित है? शिशु किशोर और तरुण तीनों ही वित्तीय उत्पाद से संबंधित हैं। विश्व सतत शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है किसका? तो ये बेसिकली टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी, इसका वार्षिक कार्यक्रम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आधुनिक भारत के इतिहास में माउंट हैरियट का संबंध किससे है? माउंट हैरियट हाल फिलहाल में काफी चर्चा में भी रहा है। ये बेसिकली एंग्लो मणिपुर युद्ध से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 146 सुजलाम अभियान संबंधित है। सुजलाम अभियान स्वच्छ जलवायु
जलापूर्ति से संबंधित है, यानी सही पानी लोगों को मिले, इसी का अभियान है सुजलाम अभियान। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हेलिना क्या है? तो हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका निर्माण भारत ने खुद किया। तो हम लोग इसका निर्माण, यह स्वदेशी है। कोदो, कुटकी और सांडवा किसकी स्वदेशी किस्में हैं? तो कोदो, कुटकी और सांडवा बेसिकली बाजरा की स्वदेशी किस्में हैं। और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का कि कैनारी द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो अवस्थित है। तो कैनारी द्वीप समूह अटलांटिक सागर में अवस्थित है। आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।